वेलकम स्टूडेंट। आज हम प्रेम्बल पढ़ेंगे और प्रेम्बल को समझने की कोशिश करेंगे। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये हॉरोस्कोप है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और यही एक विंडो है जहाँ से हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की ये जान है ना। इसी को आइडेंटिटी कार्ड कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें जब से कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल बना है, जब से सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुआ है, जिसको 42nd अमेंडमेंट के तहत हमने इसमें 3 वर्ड को जोड़े थे। मैं अभी बताता हूँ आपको कौन से 3 वर्ड थे जो 1976 में हुआ था। 42nd अमेंडमेंट, उसी में प्रेम्बल को इसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे और वो 3 वर्ड थे सोशलिस्ट, सेकुलर और एक थर्ड है इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड हमने जोड़े, जिससे ये 3 वर्ड जोड़ने की वजह से इसको और एम्पावर हुआ ये और इसको पावर ज़्यादा मिल गया। आइए अब थोड़ा सा प्रेम्बल के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। आपने इसको बहुत बार देखा होगा, लेकिन मैं इसके वर्ड टू वर्ड इसको डिफाइन करूंगा और इसके पीछे जो फिलॉसफी है थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो पेश किए थे, वहीं से हमने कॉन्स्टिट्यूशन के पहले इसको प्रेम्बल के अंदर शामिल किए हुए, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पेश किए थे, उसी के बेसिस पर ये प्रेम्बल को बनाया गया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये वर्ड हमको बताता है कि इसको पावर कहाँ से मिलती है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस प्रेम्बल को पावर कहाँ से मिलती है? तो इंडियन पीपल से मिलती है। जो भी इंडियन सिटीजन है वो इसको मानने के लिए, इसको ओबे करने के लिए बाय लॉ बाउंड है। अब इसमें वर्ड आते हैं कि इंडिया कैसा होगा। सवर्निंग, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। नहीं, अब इसके मानी समझते हो। सवर्निंग के मानी क्या होते हैं? सवर्निंग 2 किस्म की होती है, जिसको हम उर्दू में कई बार बोलते हैं खुद मुख्तार। यानी इंडिया कैसा है? सवर्निंग है, खुद मुख्तार है, इंडिपेंडेंट है। वो कहीं से भी उसको तुम गाइड नहीं कर सकते, कोई एक्सटर्नल पावर उसको गाइड नहीं कर सकता है। जैसे फॉरेन पावर जो है हमको गाइड नहीं कर सकता, हमको कोई दबाव नहीं डाल सकता, हम बिल्कुल आज़ाद है, सवर्निंग है। तो ये सुपर इंडिपेंडेंट है। 2 किस्म का रहता है इंडिपेंडेंसी, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। तो इंडिया जो है इंटरनल भी इंडिपेंडेंट है, वो अपने सारे फैसले खुद कर सकता है, और एक्सटर्नली भी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो हम खुद डिसाइड करेंगे। किसी के दबाव में आकर हम हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड नहीं करेंगे। सवर्निंग है, कंप्लीट आज़ाद है भारत। सोशलिस्ट, अब जब भी ये सोशलिस्ट टर्म आप सुनते हैं तो हमें, जैसे कि बहुत सारे सोशलिस्ट कंट्रीज है, रशिया है ना, बहुत सारे कंट्री है, लेकिन ये सोशलिस्ट की जो टर्म यहाँ पर यूज की गई है ये बेस्ड है फिलोसॉफी के ऊपर, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की फिलोसॉफी थी सोशलिस्ट की। यानी उसमें ये मतलब नहीं होता है कि सोशलिस्ट का मतलब कि भाई पूरी संपत्ति जो है, हर माल जो है, जितना भी प्रॉपर्टी है वो स्टेट के पास में रहेंगी, इसका ये मतलब नहीं होता है, या कंट्री के पास में रहेंगी। जैसे दूसरे उसमें बहुत सारी कंट्रीज में सोशलिज्म है, तो वो सोशलिज्म अलग है, ये सोशलिज्म अलग है। सोशल इक्वेलिटी है। सोशल इक्वेलिटी हर एक को है, कास्ट पर, कलर पर, सेक्स पर, रिलीजन पर, रेस, लैंग्वेज, हम सब इक्वल है। सोशल इक्वेलिटी। इकोनॉमिकल इक्वेलिटी, इकोनॉमिकल इक्वेलिटी मीन्स सबको अपॉर्चुनिटी है। इस कंट्री में सबको अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना अपना व्यवसाय कर सके, काम कर सके और अपने पैसे कमा सके। सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, ये एक केस था मिनर्वा मिल का जो 1980 में आया था वर्सेस
यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया था कि सोशो इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो फंडामेंटल राइट है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल यूज करके हम इसको हासिल कर सकते हैं। सोशो इकोनॉमिक जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, ये चीज को ध्यान रखिए। अब सेकुलर वर्ड के मीनिंग क्या है? सेकुलर वर्ड के मीनिंग ये है यहाँ पर कि भारत राज्य का, इंडिया का कोई रिलीजन नहीं हुआ। इंडिया कोई भी किस्म के रिलीजन इस कंट्री का नहीं हुआ, लेकिन इसमें रहने वाले लोग अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। सेकुलर में जो है ये 40, जैसे कि मैंने आपको बोला 42 सेकंड अमेंडमेंट के तहत इस वर्ड को जोड़ा गया था। इसमें है कि प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन दे चूज। यहाँ पर हर एक को अपने रिलीजन की प्रैक्टिस करने का, उसको प्रोपेगेट करने का और उसको चुनने का अधिकार है। भारत के हर सिटीजन को वो चाहे जो रिलीजन चुन ले, उसके ऊपर रहने का उसको अधिकार है। अच्छा, एक चीज़ है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन यहाँ के नागरिक चाहे तो रिलीजन अपना सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि इंडिया कंट्री सेकुलर है। अब जैसे दूसरी कंट्री कोई अपने आप को सेकुलर लिखती है तो उनका ये वहाँ पर फिलोसफी थोड़ी भी चेंज हो जाती है कि वो किसी नागरिक को भी रिलीजन को फॉलो नहीं करने देते। लेकिन इंडिया में एक केस था जो जेवियर्स कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, स्टेट ऑफ गुजरात, ये केस 1974 में आया था। इसमें कोर्ट ने ये कही थी कि सेकुलर का मतलब एंटी गॉड नहीं होता है और प्रो गॉड नहीं होता है। सेकुलर का यहाँ पर मतलब कि भाई इंडिया सेकुलर है, लेकिन उसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं वो अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। अब अगर कोई बोले कि ये वर्ड जो है सेकुलर, तो नहीं, इसको डिफाइन कर चुकी है कोर्ट कि सेकुलर का मतलब एंटी गॉड नहीं है यहाँ पर। और ये जो है सेकुलरिज्म, ये फंडामेंटल राइट्स में से आता है, ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर में आता है, इसलिए इसको चेंज नहीं कर सकते। कोई भारत को सेकुलर से हटा नहीं सकता, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में है। सेकुलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर। आइए, डेमोक्रेटिक, नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब कि भाई यहाँ पर जो है हम गवर्नमेंट को इलेक्शन के जरिए चुनेंगे। डेमोक्रेसी है, इंडिया में आप सुनते होंगे कि हम डेमोक्रेसी कंट्री है। डेमोक्रेसी कंट्री का मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्शन होंगे, इलेक्टेड नुमाइंदे चुने जाएंगे और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में और पीरियोडिकली। ऐसा नहीं कि भाई एक बार इलेक्शन हो गया तो वैसा वो ही फाइनल हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर पीरियोडिकली इनको चुनना है, जैसे जो भी पीरियड रहता है 5 साल, कुछ इलेक्शन का 6 साल, पीरियोडिकली चुने जाएंगे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन रहेंगे। और यहाँ पर इलेक्शन जो रहेंगे वो 3 लेवल पर रहेंगे। इलेक्शन 3 लेवल पर रहेंगे, जिसमें है यूनियन, स्टेट और लोकल, ऐसे 3 लेवल पर इलेक्शन होंगे। और हम देखते हैं कि जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका के इलेक्शन होते हैं वो हमारी लोकल बॉडी चुनती है। स्टेट के, हर स्टेट के इलेक्शन होते हैं और यूनियन में जो हम एमपी को वोट देते हैं वो चुने जाते हैं और वही हमारा रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर डेमोक्रेसी में एक चीज़ और है कि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है। वर्ड सुन लीजिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 1 मैन 1 वोट। बहुत सारी कंट्री में 1 मैन 1 वोट नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर 1 मैन 1 वोट है डेमोक्रेसी में, कि हर नागरिक को एक वोट दिया जाएगा। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप कि वो कास्ट के तहत उसको अलग वोट दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो इंडिया जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के जरिए हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। हर आदमी को एक वोट का इख्तियार है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, जाहिल हो, वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, उसको एक वोट का अधिकार है और वो तीनों जगह पर वोट देगा। कौन कौन सी 3 जगह पर? जैसे कि मैंने बताया कि यूनियन में एमपी से एमएलए को, हमारी यूनियन गवर्नमेंट को चुनने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट को चुनने के लिए और लोकल बॉडी को चुनने के लिए, जो महानगर पालिका वगैरह रहती है
उनको चुनने के लिए, नगर पालिका जो भी आपके एरिया में हो। अच्छा, अब आता है तीसरा वर्ड रिपब्लिक। इंडिया रिपब्लिक कंट्री है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि स्टेट का जो हेड है वो पब्लिक के जरिए चुना जाएगा। अब स्टेट का हेड क्या रहता है, तो दो हेड होते हैं स्टेट के। दो हेड कौन से हैं, एक हमारे पीएम हेड होते हैं जो, और एक होते हैं पीएम जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, और एक होते हैं राष्ट्रपति हमारे हेड। लेकिन दोनों भी, अब यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन दो किस्म के होते हैं। तो हम एमपीज को चुनकर भेजते हैं और एमपीज जो है वो अपना लीडर पीएम को चुनते हैं। इसी तरीके से जो राष्ट्रपति होते हैं वो सारे एमपीज और एमएलए मिलकर, वो इलेक्शन का क्राइटेरिया है, जब इलेक्शन क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे वहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। कहने का मतलब है कि हम इनडायरेक्टली वो उनको भी जो चुनते हैं तो जनता ही चुनती है, क्योंकि जनता ने ही एमपी एमएलए और लोकल बॉडी को चुनकर भेजी भी रहती है, तो वो कोई ऊपर से नहीं आते। रिपब्लिक का एक मतलब और होता है कि ये एंटी मोनार्की है, यानी राजा का बेटा राजा बनेगा, यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है। भारत के अंदर ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तो यहाँ पर हम रिपब्लिकली चुनते हैं, डेमोक्रेसी के लिए चुनते हैं। यहाँ पर हर कोई फ्री एंड फेयरली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, हर नागरिक को इलेक्शन लड़ने का इख्तियार है, हर नागरिक को वोट देने का इख्तियार है। तो ये हो गए तीन वर्ड। इंडिया कैसा है, सवर्निंग है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। अब आइए इसके बाद में इसके फीचर्स पर कि इंडिया कैसा होना चाहिए। यहाँ पर जस्टिस है, एक वर्ड आता है जस्टिस प्रेम्बल के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जस्टिस। तो जस्टिस क्या है, जस्टिस तीन किस्म का यहाँ पर दिया हुआ है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। तीन किस्म के जस्टिस है। सोशल जस्टिस क्या है, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी को एबॉलिश किया गया है, हर कोई समान है, सोशली हम समान है, यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। तो ये सोशल, हमारा सारा सबका सोशल स्टेटस एक है। इकोनॉमिकल जस्टिस, हर एक को इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। इकोनॉमिकल जस्टिस बोले तो इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, यानी एक काम, सेम काम है तो आप किसी को उसके कम पैसे और किसी को ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते। किसी की जात के आधार पर उसको ज़्यादा पैसे मिले ऐसा नहीं हो सकता। पॉलिटिकल जस्टिस, जैसे मैंने ऊपर अभी बताया कि हर कोई आज़ाद है पॉलिटिकली, आप चाहो तो आप पंतप्रधान बन जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। आप अपनी पार्टी बनाइए, लोगों को खड़ा कीजिए और इलेक्शन जीत कर बन जाइए। आप चाहे तो चीफ मिनिस्टर बन जाइए, या आप चाहे तो बनवा दीजिए किसी को। अगर आप किसी को बनवाना चाहते हैं तो आप उसको भी बनवा सकते हैं। लिबर्टी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है लिबर्टी। लिबर्टी कैसी होंगी, लिबर्टी आज़ादी, लिबर्टी होंगी सोचने की, थॉट की, एक्सप्रेशन की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की। इतनी किस्म की लिबर्टी हमें प्रेम्बल देता है। इसमें बहुत सारे किस्म की लिबर्टी दी गई हुई है, लेकिन लिबर्टी के साथ साथ ये कोई एब्सोल्यूट नहीं है लिबर्टी। ये खैर हम जब आगे फंडामेंटल राइट डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि लिबर्टी एब्सोल्यूट नहीं है। आप अपने लेवल पर आपको ये लिबर्टी है ना। इक्वेलिटी, इक्वेलिटी इससे सिंपल मीनिंग होता है कि भाई हम सब को इक्वल स्टेटस है, जैसे मैंने ऊपर भी बताया इक्वल अपॉर्चुनिटी है और सब इक्वल है। भारत में कोई नागरिक ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं वीआईपी हूँ। वीआईपी कल्चर इंडियन प्रिम्बल हमको नहीं सिखाता और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें नहीं सिखाता। लेकिन ये भी एब्सोल्यूट नहीं है, ये फंडामेंटल राइट में मैं आपको बताऊंगा कि कब ये इक्वलिटी हट जाती है और कब कुछ चीज़ें थोड़ा सा अलग हो जाती है। फ्रेटर्निटी, सिंपल मीनिंग होते हैं इसके कि भाई हम फ्रेटर्निटी, भाईचारा इसके अंदर कायम रखेंगे, और वो इसलिए भी ज़रूरी है कि हमको इसको पूरी कंट्री को यूनाइटेड रखना है,
इसकी इंटीग्रिटी को बरकरार रखना है, हर इंडिविजुअल की डिग्निटी को कायम रखना है, कोई उसकी डिग्निटी ना ख़त्म हो जाए। ये जो प्रेम्बल है, हमने इसके लिए ये जो है इसका जो आइडिया है वो यूएसए से लिया था। आइडिया जो है यूएसए से लिया था। इसकी लैंग्वेज जो है वो ऑस्ट्रेलियन है। अब इसमें जो ये वर्ड आते हैं कौन से, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ये रशियन रिवॉल्यूशन से आए हुए वर्ड है। जब रशियन रिवॉल्यूशन आया था तो हमने ये वर्ड वहाँ से लिए, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी ये वर्ड लिए। तो ये था प्रेम्बल। अब आगे कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे लेक्चर आएंगे जिसमें हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ और पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जितना हो सके मैं उसको, उसकी फिलॉसफी को आपको बताने की कोशिश करूंगा और उसको समझाने की कोशिश करूंगा। ये है प्रेम्बल आज से हम। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आपको लगा हो कि नॉलेजेबल है तो इसको अपने फ्रेंड्स और लोगों के साथ में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।